नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। स्वागत है बच्चों आपका। फाइनली वन ऑफ द माय फेवरेट टॉपिक। बहुत पसंद है मुझे, मजा आता है इस टॉपिक में और मैं गारंटी देता हूँ आपको भी मजा आएगा। ठीक है, एक्चुअली ये टॉपिक ऐसा है जो सीरीज नंबर 9 जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इतना डिफिकल्ट जाता है कि उनको लगता है कि साले क्वेश्चन पेपर जिसने बनाया वो हमारी मजा ले रहा है, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि टॉपिक हम टॉपिक की मजे लेंगे। ठीक है, हम टॉपिक में मजे करेंगे। तो एग्जैक्टली सिचुएशन है क्या और ये टॉपिक क्यों आया, पहले तो ये समझ लेते हैं बच्चों। फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। प्रोप्राइटर मतलब क्या? सिंगल ओनर, सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं ना हम, मतलब सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो प्रोप्राइटरी कंसर्न मतलब अकेले पर्सन का अगर कोई बिजनेस रहा तो उसका फाइनल अकाउंट्स बनाया जाता है। तो फाइनल अकाउंट्स बनाया जाता है मतलब उसमें क्या आता है, वो क्यों बनाया जाता है, पहले तो हम समझ लेते हैं क्यों बनाया जाता है, क्या आता है वो तो हम देखने वाले आज। ठीक है, तो बेसिकली मैं साल भर में जो भी बिजनेस कर रहा हूँ, परचेस कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, सैलरी पे कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट बिल है, बहुत सारी चीजें हो रही है साल भर में। ठीक है, तो ऑब्वियसली हर पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है। बिजनेस स्टार्ट करने का इंटेंशन कहीं ना कहीं होता ही है कि प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, लेकिन मुझे ये तो पता चले ईयर के एंड में कि मैंने प्रॉफिट कितना कमाया। ओके, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना और पता होना जरूरी है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन। देखो, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे पता होना ही चाहिए कि मैंने साल भर में कितना कमाया। राइट है ना भाई? अगर आप ओनर हो तो आपको ये चीज पता ही होनी चाहिए कि साल भर में सब कुछ खर्चे एक्सपेंसेस वगैरह जाने के बाद आपको क्या मिला। वो देखने के लिए फाइनल अकाउंट जरूरी है। अरे सिर्फ आपको नहीं, इनकम टैक्स वालों को भी देखना है कि आपने कितना कमाया। इनकम टैक्स वालों को, सर इनकम टैक्स वालों को क्यों देखना है? क्योंकि उनको इनकम पर टैक्स लेना है, इसलिए उनको इनकम में इंटरेस्ट है आपके। तो जब आप कैलकुलेट करोगे, देखो साल भर में अगर आपने अकाउंटिंग प्रॉपरली मेंटेन किया, तो अकाउंटिंग मेंटेन किया मतलब क्या? सबसे पहले तो आपने जर्नल बनाया, जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक्स, मतलब जहां पे हमने हर ट्रांजैक्शन नोट डाउन करके रखा, परचेस का हो, सेल्स का हो, परचेस रिटर्न, सेल से मशीनरी परचेस किया, मशीनरी सेल किया, जो भी ट्रांजैक्शन हो जाएंगे साल भर में, हमने सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करके रखे डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे इन जर्नल। ओके, जर्नल में हमने लिख तो लिया, लेकिन जर्नल बहुत बड़ा बुक बन गया क्योंकि उसमें हर ट्रांजैक्शन है ना, साल भर का हर ट्रांजैक्शन एक एक, मतलब मैंने किसी को 10 रुपए की चीज भी दी तो 10 रुपए की चीज भी उसमें आई हुई है जर्नल में। तो 10 रुपए से लेकर 10 लाख तक मैंने जो भी ट्रांजैक्शन है, छोटे से लेकर बड़े, सब कुछ उसमें लिखे हुए हैं। लेकिन किंतु परंतु बंधु, ये पूरा बुकलेट इतना 500 पेजेस का बुक है जर्नल का, मतलब मैंने इतने एंट्रीज लिखी उसमें कि 500 पेजेस फुल हो गए। अब बात अगर करें ना 500 पेजेस की जर्नल की, इसमें मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करते आ रहा है। अरे तो 500 पेजेस देख के आप कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे ना? आपको ये देखना पड़ेगा इनकम कौन सा है, एक्सपेंस कौन सी है। तो उसके लिए हमने जर्नल के एक स्टेप आगे बढ़ गए थे और हमने ड्रॉ किया था लेजर। और लेजर जर्नल से कुछ ट्रांजैक्शन जो लेजर में ट्रांसफर की जाती है उससे क्या बोलते हैं बच्चों? हम पोस्टिंग। राइट, तो हमने पोस्टिंग किया। तो डेबिट में जाके क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट में जाके डेबिट वाले का नाम, ये लेजर हमने देखा हुआ है। फिर हम ये लेजर है ना बैलेंसिंग करते थे। लेजर बैलेंसिंग करना मतलब क्या? दोनों साइड के टोटल लो, जो बड़ी दोनों तरफ खड़ी, और जहां पे डिफरेंस आ रहा है वहां पे बैलेंस कैरी डाउन। ऐसा करते करते हमने लेजर भी कंप्लीट किया। ओके, लेजर प्रिपेयर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम गए जिसका नाम था ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या किया? लिस्ट ऑफ अकाउंट, सब के सब अकाउंट एक के नीचे एक लिख लिए, और जिसका बैलेंस मतलब डिपेंड्स है अकाउंट्स का, लेजर में चेक करना है इसका बैलेंस डेबिट है, डेबिट कॉलम में लिखो, क्रेडिट है, क्रेडिट कॉलम में लिखो। तो ऐसे हमने रिस्पेक्टिव जो जो अकाउंट्स थे हर एक के बैलेंस डेबिट कॉलम में और क्रेडिट कॉलम में लिख दिए। और फिर ये सब अकाउंट्स जो हमने लिखे हुए एक के नीचे एक और अमाउंट्स लिखे हुए, इनके टोटल ले लिया, और डेबिट साइड के टोटल क्रेडिट साइड के साथ मैच हो रही है, इट मींस आपका ट्रायल बैलेंस करेक्ट है, मतलब आपने जो अकाउंटिंग किया अब तक वो सही है। ओके, वो सब सही है ट्रायल बैलेंस के हिसाब से। अब ट्रायल बैलेंस तो ड्रॉ कर लिया, लेकिन ट्रायल बैलेंस में हुआ क्या बच्चों? इट इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। उसमें मुझे लिस्ट तो मिल गई कौन से अकाउंट्स का बैलेंस कितना है, लेकिन साला वही क्वेश्चन है वापस, मेरे पास प्रॉफिट कितना है, मेरा प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, वो नहीं समझ रहा। ओके, इसलिए ट्रायल बैलेंस से एक स्टेप आगे है जिसका नाम है फाइनल अकाउंट,
जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो सर हमें जर्नल से सब कुछ सॉल्व करना पड़ेगा? अरे नहीं बच्चों, देखो अगर आपको याद होगा जैसे हम जर्नल टॉपिक में थे, जर्नल टॉपिक सॉल्व कर रहे थे, तब हमें क्या दिया जाता था? ट्रांजैक्शन, राइट? मतलब क्या हुआ है ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स ऑफ सो एंड सो, सोल्ड गुड्स, पेड रेंट, ऐसा ट्रांजैक्शन दिया जाता था। उसके बेसिस पे हमने जर्नल ड्रॉ किया। जब हम लेजर का टॉपिक में आ गए ना, तो जर्नल भी आपको दे दिया जाता था। कहीं कहीं पे कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे, जर्नल दिया था, अब इसकी पोस्टिंग करके दिखाओ, ठीक है ना। और जब हम बात कर रहे थे ट्रायल बैलेंस के, ट्रायल बैलेंस के टॉपिक में आए तो हमें सबके सब अकाउंट दे दिए और बैलेंस भी दे दिए। बस आप डिसाइड करो क्रेडिट में लिखे या डेबिट में, और अकॉर्डिंगली ट्रायल बैलेंस ड्रॉ करो। वैसे ही अगर हम फाइनल अकाउंट में आ चुके हैं तो बाकी सब प्रीवियस, नहीं भूल मत जाओ, भूलना मना है। 11th खत्म नहीं हुई। और हम बच्चों 11th में अकाउंट्स ऐसा है ना, एक से एक टॉपिक ऐसे है ना जो भूल के नहीं चलेगा। फ्यूचर में आप अगर सीए जैसे कोर्सेज करना चाहते हो, सीए में प्रोफेशनल कोर्सेज, इवन आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो, बीकॉम पोस्ट ग्रेजुएशन में, एमकॉम एमबीए, ऐसे अगर कुछ डिग्रीज करना चाहते हो तो डेफिनेटली बच्चों 11th का अकाउंट्स आपको काम में आएगा। मार्क माई वर्ड्स, कोई भी लेवल में जाओ आप, आई कैन प्रूव दिस 11th का अकाउंट्स आपको काम में आएगा कोई भी एग्जाम में, ठीक है। तो इतना जरूरी है। तो इस बार हमें ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस दे देंगे, मतलब पीछे का सब कुछ उन्होंने कर लिया है, ट्रायल बैलेंस आपको दे दिया। अब इससे आप एक स्टेप आगे जाओ जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स, और फाइनल अकाउंट्स ड्रॉ करो। अरे हाँ सर, फाइनल अकाउंट, लेकिन ये फाइनल अकाउंट है क्या, वो तो बताओ। यस बच्चों, देखते हैं हम अभी। ये तो जस्ट मैंने छोटी सी स्टोरी बताई, ट्रेलर भी बहुत बड़ा है और पिक्चर तो उससे भी बहुत बड़ा है। ट्रेलर भी अब तक खत्म नहीं हुआ, ठीक है, अब तो ट्रेलर देखना शुरू हुआ है। तो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज सेशन, आज कुछ अच्छा पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है बच्चों? बी द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू मीट। आप जिन्हें मिलना चाहते हो लाइफ में, उनके जैसा बनने का ट्राई करो। हर एक पर्सन के ड्रीम में कुछ ना कुछ होता है कि मैं इस पर्सन को मिलना चाहता हूँ जो स्पोर्ट्स फील्ड में इंटरेस्टेड, तो स्पोर्ट्स के जो बेस्ट प्लेयर है उनको फॉलो करते कि मैं इनको मिलना चाहता हूँ। अगर आप एजुकेशन फील्ड में हो, अगर मतलब एजुकेशन फील्ड में हो आप स्टूडेंट हो फिलहाल, तो एजुकेशन में भी आपके दिमाग में कोई ना कोई होगा। जरूरी नहीं कि बड़ी पर्सनैलिटी हो, आपका बड़ा भाई, बड़ी सिस्टर, आपके कोई रिलेटिव्स, वो भी आपके ड्रीम गोल हो सकते हैं, आइडियल, कि यार वो बहुत सक्सेसफुली सीए बन गया, वो इतना सक्सेसफुल हुआ, वो एक टॉपर था भाई, उसने ऑल इंडिया रैंक लाया था, इसके परसेंटेज बहुत अच्छे थे। तो हम किसी ना किसी फॉलो करते हैं, किसी ना किसी मिलना चाहते हैं। तो जिन्हें मिलना चाहते हैं उन्हें फॉलो करो। अरे नहीं, इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करना है, नहीं कर सकते हो, इट इज योर ऑप्शनल, बट द थिंग इज उनके जो क्वालिटीज है उनको फॉलो करो। अगर आप किसी बड़े पर्सन को मिलना चाहते हो तो वो बड़ा आदमी कैसे बना, क्या चीजें थी, कुछ स्किल्स थी उसमें, क्योंकि वो बड़ा बन गया, तो कौन सी चीज की वजह से बड़ा बना, उनको फॉलो करो। फॉलो हिम, नहीं, फिजिकली नहीं, फॉलो हिज स्किल्स एंड क्वालिटीज। वो पर्सन आपको मिले या ना मिले वो तो नहीं पता मुझे, लेकिन डेफिनेटली उनकी क्वालिटीज अगर आप फॉलो करोगे परफेक्टली तो शायद वो इंसान भी आपको मिलने आ जाए जिसको आप मिलना चाहते थे। तो ऑलवेज बी द पर्सन यू वांट टू बी। ओके, चलो बच्चों, अब मैं करता हूं मेरा प्रवचन, टॉपिक वाला प्रवचन स्टार्ट। फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। लेट्स सी, देखते हैं थोड़ा सा बुक से, थोड़ा सा मैं बताऊंगा, लेकिन बुक से भी देखना जरूरी है। तो देखो, अकाउंटिंग इज कंसिडर्ड एज साइंटिफिक अप्रोच इन मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। फाइनल अकाउंट्स, ओके। अकाउंटिंग इज कंसिडर्ड एज साइंटिफिक अप्रोच इन मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड करने के लिए ऑफ कोर्स अकाउंटिंग इज क्वाइट साइंटिफिक, लॉजिकल है, साइंटिफिक है। So it provides a systematic accounting record to all the financial status of enterprise. So accounting की वजह से हमें क्या मिलता है? Systematic accounting record to all the financial status of the enterprise. तो फाइनेंशियल एंटरप्राइज जो है उनका सिस्टमैटिक हमें ये समझ आता है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या है, उनका प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, फाइनेंशियली कैसे है, वो भी समझ जाता है। ठीक है, तो देखो मीनिंग, द प्राइमरी एम ऑफ अकाउंटिंग इज असेसमेंट ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टेक होल्डर्स। ओके, देखो ये पूरा रीड कर रहा हूं मैं, फिर एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान है सबका यहाँ पे।
द प्राइमरी एम ऑफ अकाउंटिंग इज, क्यों की जाती है अकाउंटिंग? असेसमेंट ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस, क्योंकि हमें असेस मतलब देखना जरूरी है कि बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है। इसलिए फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर, जो स्टेक होल्डर है उनके फायदे के लिए देखना जरूरी है कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। अब स्टेक होल्डर मतलब क्या? ऐसे पर्सन जो बिजनेस में इंटरेस्टेड है। तो कौन कौन इंटरेस्टेड है? ओनर, एम्प्लॉय, सप्लायर, कस्टमर, फाइनेंशियर्स, ये सब लोग इंटरेस्टेड है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। विच विल ऑल्सो हेल्प देम टू फॉर्म देयर ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस कंसर्न। तो इसकी वजह से हम बिजनेस कंसर्न को, अगर बिजनेस है तो उसका फाइनेंशियल पोजिशन भी देख सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। आगे देखो, फॉर दिस पर्पज वेरियस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर। फाइनल अकाउंट्स एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, फाइनल अकाउंट ड्रॉ किया जाता है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, हर ईयर के एंड में। मतलब नॉर्मली इंडिया में अगर बात करें 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, तो 31 मार्च को जब ईयर का एंड होता है, सॉरी 31 मार्च को ईयर का एंड होता है, तो अकॉर्डिंगली तब हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट्स आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोलो। हाँ राइट। यस, इंडिया में फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। लेकिन ये भी बात है बच्चों, अगर मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया, क्या आज 1 अप्रैल है? ऑब्वियसली नहीं सर, अभी तो ईयर के एंड में पहुंच चुके हैं, हम मार्च में आ गए सर। तो अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट करके 1 महीना हुआ है, सपोज 1 ही महीना हुआ है, 1 मार्च को मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो फर्स्ट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने दिन का रहेगा? 1 ही महीने का, 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। लेकिन सर आपने तो बोला फाइनल अकाउंट तो ईयरली बनवाया जाता है। अरे हाँ, ईयरली ही बनवाया जाता है, लेकिन एक्सेप्शन है फर्स्ट ईयर एंड लास्ट ईयर। फर्स्ट ईयर क्यों? क्योंकि हम जरूरी नहीं ना पूरी पूरी की पूरी दुनिया, मतलब इंडिया में सब के सब लोग 1 ही अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट करेंगे। चलो भैया आज 1 अप्रैल है, फाइनेंशियल ईयर आज ही स्टार्ट करेंगे, ऐसा थोड़ी है भाई। सबका कन्वीनियंस डिपेंड है ना, जिसके उसके हिसाब से जो बिजनेस स्टार्ट करेगा। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च है नॉर्मल ईयर। लेकिन ये बिजनेस अगर लेट स्टार्ट हुआ तो हो सकता है बिजनेस स्टार्ट होने से लेकर 31 मार्च तक, ये फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो यस, ये साल का हम फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं, बनाते ईयरली। फाइनल अकाउंट्स आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट वैलिडेट, अंडरलाइन कर लेना बच्चों आप ये भी। फाइनल अकाउंट्स आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं दैट वैलिडेट। इसमें क्या किया जाता है? वैलिडेट एंड एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन किया जाता है? वर्किंग रिजल्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटस फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ पर्टिकुलर डेट। ओके, तो हम एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, नॉर्मली हमारा स्पेसिफिक पीरियड क्या है, जैसे मैंने बताया आपको, ईयर, फाइनेंशियल ईयर, और पर्टिकुलर डेट, डेट क्या है 31 मार्च, तो उस दिन हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ओके, फाइनल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है? 3 चीजें आती है। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड तीसरा बैलेंस शीट। ये 3 चीजें हमें बनानी पड़ती है, ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर, देखो बच्चों, सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, और ट्रेडिंग अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। तो एक मिनट में आपको डायरेक्ट ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मतलब जल्दी आपको समझ जाएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। हम्म, चलो 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 फटाफट। नहीं, आपको नहीं ड्रॉ करना है बच्चों, आपको नहीं करना है, आपको ड्रॉ करना है बहुत होलसेल में, और ये टॉपिक बहुत दिन चलेगा, एकदम मजा आएगा। हम्म, अरे चलना भाई।
चलना रे जल्दी। ओ बाप रे, पेज नंबर क्या था बच्चों? हम्म। जैसे ही मैंने फॉर्मेट ड्रॉ करने को लिया, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। हाँ आ गया। और बैलेंस शीट में ओके, चलो लेट्स सी। देखो बच्चों, फॉर्मेट कैसे होता है, एकदम शांति से, आपको कुछ भी लिखना नहीं है। ओके, बस आपका पूरा पूरा ध्यान मेरे तरफ रहेगा, नजर नहीं हटनी चाहिए। बस देखते रहो, आज का लेक्चर में कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे एक दो लेक्चर के बाद आपका सॉल्विंग का पार्ट आएगा, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ में किसका नाम? सोल प्रोपराइटर, जिसका हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, ए बी सी डी जो भी नाम रहेगा उसका नाम आएगा। उसके बाद सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट बच्चों एक दिन के लिए नहीं, पूरे साल के लिए होता है। तो यहाँ पे लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। और ईयर एंडेड ऑफ कोर्स 31 मार्च डेट होती है। तो बिकॉज इट इज अकाउंट, लेफ्ट में डेबिट और राइट में क्रेडिट, ये तो नॉर्मल चीज है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड अकाउंट हम जो ड्रॉ करेंगे वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उसके भी नीचे लिखेंगे हम फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। अगेन लेफ्ट में डेबिट, राइट में क्रेडिट, लास्ट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट डेट एज ऑन। बच्चों बैलेंस शीट इज नॉट अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट, इसलिए बैलेंस शीट के आगे अकाउंट नहीं लिखा है ना मैंने, बैलेंस शीट अकाउंट ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज ये, मैंने यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड भी नहीं लिखा हुआ है, एज ऑन मतलब वो सिर्फ एक दिन का होता है, 31 मार्च का, वो पूरे साल का नहीं होता। मतलब 31 मार्च के दिन क्या फाइनेंशियल पोजीशन थी आपके पास, यह दिखता है बैलेंस शीट में। देखो बच्चों, दो चीजें होती है, एक होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और दूसरा होता है फाइनेंशियल पोजीशन। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब क्या, इस साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ हमारा, ये जो होता है वो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ओके, और अगर हम बात करें फाइनेंशियल पोजीशन की, मतलब हमारे पास कितने प्रॉपर्टीज है और कितने लोन लायबिलिटीज है, ये देखना, दैट इज फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। तो ट्रेडिंग का फॉर्मेट कैसा है, डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स और अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। अगेन क्रेडिट साइड में सेम, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। ओके, नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, चल 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 चल, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स,
अमाउंट रुपीज, ठीक है। और इसके बाद बैलेंस शीट एज ऑन। बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा है देखो बच्चों, बैलेंस शीट की ये वाली साइड जो राइट वाली साइड है ना, एक्चुअल में ये डेबिट होती है और एसेट्स यहाँ पे लिखे जाते हैं। एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, इतना तो आपको याद ही होगा। तो वो लिखा जाता है डेबिट यहाँ पे राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में लिखा जाता है लायबिलिटीज, जिसका बैलेंस होता है क्रेडिट। हाँ बैलेंस शीट में उल्टा है, लेकिन हाँ बैलेंस शीट में ऊपर डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते हैं बच्चों, उल्टा है। आपको ये तो मैंने समझा दिया, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में यहाँ पे राइट साइड में डेबिट और लेफ्ट में क्रेडिट लिखोगे, नहीं नहीं, ऐसा लिखना नहीं है, डिनोट नहीं करना है, बस आपको याद रखना है एसेट्स साइड राइट में एसेट का मतलब ही होता है डेबिट, और लायबिलिटीज लेफ्ट में उसका मतलब होता है क्रेडिट, ठीक है। फॉर्मेट समझ गया सबको? अब फॉर्मेट तो समझ गया सर, ये तो क्या है, ड्रॉ करना था सर, ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इसमें बीच में कंटेंट में क्या आएगा वो बताओ राइट। यस, सुनो बच्चों एकदम शांति से, कल भी हम यही पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट ये एक नॉमिनल अकाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, राइट। तो पूरे साल में जितने भी एक्सपेंस हुए हैं वो हम ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ओके। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखे जाते हैं डायरेक्ट इनकम, ओके। और अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर डेबिट साइड की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखेंगे इनडायरेक्ट इनकम। ये तो बहुत सिंपल था सर, एक इसमें समझ गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ठीक है। और अगर बात करें डायरेक्ट इनकम की ट्रेडिंग के क्रेडिट में और इनडायरेक्ट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, बस अब ये बता दो कि इनकम कौन सा डायरेक्ट होता है और कौन सा इनडायरेक्ट, राइट ना। यही सवाल आपके भी मन में है, ऑफकोर्स मेरे भी मन में है कि आपको बताओ डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस बच्चों जो परचेस या प्रोडक्शन से रिलेटेड है। मतलब हमारा अगर बिजनेस है तो बिजनेस में अगर हम कुछ ट्रेडर है, कुछ परचेस करके सेल करते हैं, हमारा बिजनेस है ना, तो परचेस या उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस होते हैं ना वो लिखे जाते हैं ट्रेडिंग के डेबिट में। परचेस या उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के डेबिट में। और अगर हम बात करें इनडायरेक्ट एक्सपेंस की, मतलब जो परचेस या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं होता, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं होता, ऐसे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस में, ठीक है। चलो हाँ, इतने नॉलेज के साथ मैं आपको कुछ एग्जांपल भी बताता हूं कि इसमें क्या क्या लिखा जाएगा। याद रखो बच्चों, हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में फर्स्ट आइटम होता है ओपनिंग बैलेंस। गुड्स रिलेटेड कोई भी चीज रही तो ट्रेडिंग में लिखा जाएगा। अगर गुड्स बिजनेस में आया तो ट्रेडिंग के डेबिट में, गुड्स गया तो क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है ट्रेडिंग डेबिट में और क्लोजिंग बैलेंस ट्रेडिंग के क्रेडिट में। सो ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग बैलेंस, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस नहीं यार, गलती से मैंने बैलेंस लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, बिजनेस में जितना भी स्टॉक पड़ा है ना वो ट्रेडिंग में लिखेंगे हम, डेबिट में ओपनिंग, क्रेडिट में क्लोजिंग, ठीक है। अब बच्चों परचेस, मैंने क्या बोला आपको, ट्रेडिंग के डेबिट में कौन से एक्सपेंस लिखे जाते हैं, परचेस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या, जो परचेस या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो गए, ठीक है। तो डेफिनेटली परचेसेस भी इसमें ही आएगा। अरे सर परचेसेस तो परचेस से रिलेटेड ही ना, ऑफकोर्स, ओके। और अगर कुछ परचेस रिटर्न वाला रहा तो इसमें से लेस कर दिया जाएगा। अगर कुछ परचेस रिटर्न का पोर्शन दिया हुआ है तो परचेस में से लेस कर दिया जाएगा। उसके बाद बच्चों फॉर एग्जांपल दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस नाम में ही है तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में आएगा। फैक्ट्री एक्सपेंस दिया हुआ है, फैक्ट्री बोले तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, यस, ये खर्चा ट्रेडिंग में आ जाएगा।
बच्चों आप बताओ, चलो कोई भी एक्सपेंस का नाम बताओ। कोई भी एक्सपेंस का नाम बताओ। कौन सा एक्सपेंस? कोई भी आपको जो नाम आ रहा है ना एक्सपेंस का, आप नाम बताओ, मैं बताता हूं डायरेक्ट है इनडायरेक्ट। वेरी नाइस। चलो रेंट का पहले सोचते हैं। बच्चों एक स्टूडेंट ने बोला रेंट, रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है। यस, क्या बोल रहे हो? फर्नीचर एक्सपेंस नहीं मेरे भाई, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्सपेंसेस जो ले रहे हैं ना, तो बात करते हैं रेंट की। रेंट हमारे हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं सोचने लगा रेंट ये खर्चा तो है, ये बात तो पक्की भाई। ये रेंट और ट्रेडिंग में आएगा या प्रॉफिट एंड लॉस में? तो मैं सोचने लगा फैक्ट्री कुछ दिया है क्या रेंट? अगर वहां पे फैक्ट्री रेंट दिया तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ सर ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चा है, ट्रेडिंग में डाल दो। लेकिन अगर सिर्फ रेंट दिया तो हम एज्यूम करेंगे ऑफिस का वगैरह रेंट होगा, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। ओके, ओके, क्या बात है। फर्नीचर कौन सा टाइप का अकाउंट है? पर्सनल है? कौन से पर्सन का नाम है फर्नीचर? हाँ, आप अगर दोस्तों में से किसी को चिढ़ाते होंगे फर्नीचर नाम से वगैरह तो पता नहीं, लेकिन भाई यहाँ पे तो भी फर्नीचर का मतलब सिर्फ हमें एसेट है, रियल अकाउंट है। बच्चों याद रखो एक चीज, सिर्फ नॉमिनल अकाउंट रहा ना तो प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रेडिंग में आता है। ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ नॉमिनल अकाउंट आते हैं, रियल और पर्सनल तो बैलेंस शीट में आएंगे, ठीक है। तो जैसे आपने बोला फर्नीचर परचेस किया तो मेरा बिजनेस में एसेट बढ़ गया, तो मैं एक फर्नीचर अकाउंट ले लूंगा एसेट साइड में, फर्नीचर, ठीक है। और बताओ, और एक्सपेंस का नाम बताओ फटाफट। ट्रेडिंग में क्या? अरे ट्रेडिंग में परचेस रहा ना, सपोज परचेस है मेरा 20 लाख का और परचेस रिटर्न है 50,000 का, तो परचेस वो 20 लाख का परचेस है, उसमें से 50,000 माइनस करके आउटर में परचेस नेट परचेस लिखेंगे 19,50,000 ऐसा। ये मैंने ब्रैकेट किया है एक्चुअली। हाँ यस, यहाँ पे माइनस साइन जरूरी है क्योंकि हम लेस करेंगे परचेस रिटर्न। यस, परचेस मीन्स परचेस रिटर्न, लेस आउटर में नहीं, इनर में लिखना है, और यस ऐसे ही लिखना है इनर में। सैलरी, सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है। बच्चों सैलरी किसको दी जाती है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। नहीं नहीं नहीं, वर्कर को जो दी जाती है ना उसे वेजेस बोलते हैं। परफेक्ट, क्या बात, क्या बात, परफेक्ट। तो वर्कर्स जो होते हैं फैक्ट्री में उनको जो दिया जाता है उसे बोलते हैं वेजेस। तो ये प्रोडक्शन का खर्चा है, मतलब अगर मान लो एक दिन स्ट्राइक कर दिया सब के सब लेबर घर पे, हमारी मांगे पूरी करो, जब तक वो नहीं आएंगे प्रोडक्शन हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं। मतलब ये खर्चा डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, राइट। तो इसलिए ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन अगर मैनेजर एक महीने छुट्टी पे है तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी? कुछ नहीं होगा सर, फैक्ट्री चलती रहेगी, क्योंकि मैनेजर ऐसे भी फैक्ट्री पे नहीं सर, ऑफिस में काम कर रहा था। मतलब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ गया। ओके, नेक्स्ट और बताओ एक्सपेंस का नाम। अगर वेजेस एंड सैलरी साथ में दिया तो हमें पहला नाम देखना है। पहला क्या है? वेजेस है ना, तो ट्रेडिंग में लिखो। और सैलरी एंड वेजेस अगर ऐसा दिया तो फर्स्ट नाम क्या है? सैलरी, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आओ। यस, और कैरेज, कैरेज मतलब बच्चों ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। अब देखो कैरेज दोनों टाइम पे लग सकता है। कैरेज इनवर्ड अगर दिया, कैरेज इनवर्ड मतलब परचेस करते टाइम खर्चा लगा, और कैरेज आउटवर्ड मतलब सेल्स करते टाइम ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आया। ये तो दोनों एक्सपेंस ही, तो इसलिए वो डेबिट में आएगा, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन में दे दिया कैरेज इनवर्ड मतलब परचेस करते टाइम खर्चा आया, तो ये परचेस का पार्ट हुआ, ये परचेस से रिलेटेड है। सो परचेस से अगर रिलेटेड है तो ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएगा कैरेज इनवर्ड। ओके, और अगर ऑफकोर्स
उससे रिलेटेड नहीं है, परचेस करते टाइम नहीं लगा है कैरेज, या फिर कैरेज आउटवर्ड हमें दिया है स्पेसिफिकली, तो कैरेज आउटवर्ड अगर दिया तो नो डाउट प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, क्योंकि आउटवर्ड मतलब सेल्स के टाइम लगा खर्चा। ऊपर हम कौन से एक्सपेंसेस लिखते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग या परचेस से रिलेटेड है, तो सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंस रहा तो डेफिनेटली प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। ठीक है, तो कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। सर सिर्फ कैरेज नाम दिया तो क्या, तो हम एज्यूम करेंगे बच्चों परचेस करते टाइम लगा तो ट्रेडिंग में लिखेंगे। ओके, यस बोलो नेक्स्ट। इलेक्ट्रिसिटी, आप बताओ कहां पे लिखे? ओके, देखो बच्चों नॉर्मली सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी दिया तो ऑफिस का रेंट, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी कंसिडर किया जाता है, लेकिन अगर ऐसा नाम रहा पावर एंड फ्यूएल, मोटिव पावर, हॉर्स पावर, इतनी पावर कहां पे जनरेट करते हैं? सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री में, तो ऐसे वाला जो है वो फैक्ट्री के नाम पे मतलब ट्रेडिंग में आएगा। ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी दिया तो नॉर्मली ऑफिस का ट्रेड करेंगे। और एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट का खर्चा क्यों करते हैं? परचेस करने के लिए? और सर सेल्स करने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए। यस, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। नेक्स्ट, बस ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी बड़ी लिस्ट है, हम क्वेश्चन देखने वाले, डोंट वरी अबाउट इट। अब ये होगी ट्रेडिंग की डेबिट की बात। बच्चों अब हम क्रेडिट की बात करते हैं। ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्या लिखा जाता है? डायरेक्ट इनकम। ओके, और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम की अगर बात करें तो एक ही है डायरेक्ट इनकम, जिसका नाम है सेल्स। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय सेल्स। ओके, और अगर सेल्स रिटर्न कुछ रहा, सेल्स रिटर्न वाला पोर्शन हमें दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड, तो वो हम सेल्स रिटर्न में से लेस करेंगे और फिर आउटर में अमाउंट लिखेंगे। मतलब सेल्स मेरा 15 लाख का है और उसमें से 40,000 का रिटर्न आया, तो 15 लाख माइनस 40,000, बोले तो 14,60,000, सिर्फ आउटर में इतना ही आना चाहिए, नेट सेल्स, सेल्स रिटर्न माइनस करके। बोलो, अमाउंट लिखू क्या? 1,20,000 का सेल्स है। ठीक है, सपोज 8,000 का सेल्स रिटर्न है, तो 8,000 माइनस करके आउटर में हम लिखेंगे 1,12,000। हाँ, मतलब जहां जहां पे कैलकुलेशन है ना प्लस या माइनस, तो इनर कॉलम में लिखेंगे, इसलिए दो कॉलम ड्रॉ किया हमने। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे प्लस माइनस का, और वो प्लस माइनस करके आउटर में लिखेंगे। और टोटल लेते टाइम सिर्फ आउटर वाला कॉलम कंसिडर करेंगे। जब अकाउंट क्लोज करेंगे ना बैलेंसिंग, तो सिर्फ आउटर वाला कॉलम कंसिडर करना है। हाँ, सेल्स रिटर्न मैंने ये बोला बच्चों, आपको एक ही इनकम है डायरेक्ट इनकम जो आती है ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बाकी सब इनकम इनडायरेक्ट इनकम है। मतलब क्या क्या हो सकता है इनडायरेक्ट इनकम? सपोज मुझे कमीशन मिला, बाय कमीशन इनकम है, लेकिन ऑफकोर्स इनडायरेक्ट। बाय रेंट, रेंट मिला, ऑफकोर्स इनकम है लेकिन इनडायरेक्ट इनकम है। यस, इंटरेस्ट मिला, डिस्काउंट मिला, डिविडेंड मिला, तो जिस भी नाम से मिला है इनकम मिला है, लेकिन सेल्स नहीं है, तो सेल्स एक ही इनकम है जो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है, बाकी कुछ भी रहे तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में सबके सब इनकम के नाम आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट, अब क्या करते हैं? अब करते हैं बच्चों, अब बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा? फर्नीचर में एसेट्स। ओके, अब एसेट में फर्नीचर है, व्हीकल है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, बैंक बैलेंस है, एसेट कैश है, कस्टमर से पैसा लेना है मतलब डेटर से, हमारे पास पड़ा हुआ बहुत सारा स्टॉक है, ये सब चीजें एसेट में आएगा। ये सब का सब एसेट का पार्ट हुआ। लायबिलिटी, लायबिलिटी का फर्स्ट आइटम हमेशा रहेगा बच्चों कैपिटल। कैपिटल ये फर्म की लायबिलिटी होती है, ऑफ कोर्स यस, हमने ओनर से पैसे लिए ना। और बच्चों याद अगर आपको नहीं होगा तो वापस बता दो, बिजनेस और ओनर अलग अलग होते हैं अकाउंटिंग के लिए। तो ओनर से पैसे लिए हैं, ओनर को पैसा वापस देना पड़ेगा, इसलिए लायबिलिटी में फर्स्ट आइटम हमेशा कैपिटल फिक्स होता है। ठीक है, देन सपोज क्रेडिटर से सप्लायर को पैसा पे करना वगैरह बाकी है,
या फिर बिल्स पेएबल है, या फिर कोई एक्सपेंस वगैरह पे करना बाकी है, तो जो भी पे करना बाकी है लायबिलिटी हमारी लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। ठीक है, चलो नाउ ग्रॉस प्रॉफिट क्या, तो सिखाना बाकी है मेरा। आप जो बैलेंस शीट की बात कर रहे हो, पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं भाई सीक्वेंस में, धोंडू चिल। ठीक है, देखो देखो सबसे पहले हम क्लोज करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे बच्चों, डेबिट में एक्सपेंस और क्रेडिट में इनकम। तो नॉर्मली हम कंसिडर करेंगे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड बड़ी आ जाएगी। ठीक है, क्रेडिट साइड अगर बड़ी है तो डेबिट में कम पड़ेगा, और डेबिट में अगर बैलेंसिंग फिगर आएगा तो इसे नाम देंगे हम टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन सीडी। और अगर सर उल्टा हुआ तो एक्सपेंस मतलब डेबिट साइड जा रहा है मतलब एक्सपेंस जा रहा है ना, क्रेडिट में कम पड़ा तो बाय ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन सॉरी। डेबिट में ज्यादा रहा तो ग्रॉस प्रॉफिट क्योंकि इनकम ज्यादा है, और क्रेडिट में कम पड़ रहा है, सपोज क्रेडिट में अगर कम पड़ रहा है तो नाम क्या देंगे ग्रॉस लॉस। डेबिट में ज्यादा रहा तो ग्रॉस लॉस, डेबिट में एक्सपेंस मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा रहा तो ग्रॉस लॉस, इनकम ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट, सिंपल। ठीक है बच्चों, आसमान से गिरा हुजूर में अटका, डेबिट से निकला क्रेडिट में अटका, क्रेडिट में आ जाएगा बाय ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। अरे सर ग्रॉस प्रॉफिट है ना, क्यों डरा रहे हो सर, ग्रॉस प्रॉफिट निकला तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ना यहाँ पे। अरे हाँ हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट में निकला क्रेडिट में अटका। फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब क्लोज करेंगे, मैं अभी एज्यूम कर रहा हूं कि क्रेडिट वाली साइड बड़ी आ रही, क्रेडिट वाली साइड मतलब इनकम ज्यादा आ रहा है, इनकम अगर ज्यादा आ रहा है तो डेबिट में आएगा बैलेंसिंग फिगर, इसको हम नाम दे देंगे टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। मतलब ऑफकोर्स अमाउंट वाले कॉलम में नहीं लिखना है, मैं अभी प्रेजेंट कर रहा हूं ऐसे ही, नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। ठीक है बच्चों, नेट प्रॉफिट, और अगर डेबिट वाली साइड ज्यादा रही मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा रहा तो ऑब्वियसली क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आएगा इसका यहाँ पे, और इसका नाम रहेगा बाय ग्रॉस नहीं बाय नेट लॉस, नेट लॉस अपोजिट, सिंपल सा, नेट प्रॉफिट अपोजिट नेट लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट के अपोजिट में ग्रॉस लॉस। ठीक है, और वो कब होगा, एक्सपेंसेस ज्यादा रहे तो लॉस होगा। बच्चों डेबिट से निकला, डेबिट से निकला क्रेडिट में अटका, सर ये भी तो डेबिट में लेकर गए आप, मैंने बताया ना बच्चों आपको बैलेंस शीट में उल्टा होता है, लायबिलिटी साइड वो वाली साइड, लेफ्ट वाली साइड कैपिटल होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट बिजनेस में अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट होने की वजह से हमारा बिजनेस का कैपिटल बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा ना, बिजनेस में जितना भी पैसा था प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ेगा, इसमें हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ नेट प्रॉफिट तो हम कैपिटल में ऐड करेंगे, तो जिसकी वजह से कैपिटल बढ़ जाएगा। ठीक है, और इन केस बिजनेस में लॉस हुआ तो इसमें से लेस करेंगे नेट लॉस, और ये जो भी रहेगा प्लस माइनस, प्लस माइनस करके फिर आउटर में अमाउंट लिखेंगे, और ये अमाउंट लिखने के बाद हम ले लेंगे टोटल बैलेंस शीट की टोटल, डेबिट साइड वाली टोटल मतलब सॉरी लायबिलिटी साइड वाली टोटल और एसेट साइड वाली टोटल। एग्जैक्टली अगर करेक्ट आया तो समझो हमने जो भी किया सब कुछ परफेक्ट किया, ये टैली होना चाहिए, इसका नाम ही है ना बैलेंस शीट, जो बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस हुआ तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर ढूंढते रहो घूमते रहो कहां पे मिस्टेक हुआ क्या हो गया, टैली तो होना ही चाहिए। ओके बच्चों, आपको एक बार समराइज वापस बता देता हूं, देख लो। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के डेबिट में लिखे जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्रेडिट में डायरेक्ट इनकम। डेबिट में होता है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग, ट्रेड में क्रेडिट में होता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब सॉरी दोनों साइड के टोटल ले लेंगे, और एज्यूम करता हूं मैं कि ये वाली साइड बड़ी है, इनकम वाली साइड बड़ी है, तो डेबिट में आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, डेबिट से निकला क्रेडिट में अटका, ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे लेकर आए, फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज किया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करने के बाद डेबिट में अमाउंट कम पड़ रहा है, तो डेबिट में अगर कम पड़ रहा है मतलब इनकम ज्यादा है तो इसका नाम रहेगा नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। ओके, नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, और जो प्रॉफिट है प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल में हम नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, लॉस रहा तो लेस करेंगे। और इसी सिंपल से थॉट के साथ, सिंपल से कंसेप्ट के साथ
आज हम यही रुकते हैं बच्चों। कल जल्दी ही हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और इसमें बहुत मजा आने वाला है। स्टे ट्यून्ड टू केकेसीए, एक भी एपिसोड मत मिस कीजिए बच्चों। ये टॉपिक बहुत लॉन्ग लाइफ काम में आने वाला है, मार्क माय वर्ड्स। ओके, चलो बच्चों, नमस्ते, सी यू टुमारो, बाय बाय।